सोचों में डूबा हुआ था, तभी मैंने पीले बोर्ड को लगभग मिस कर दिया जहां से अदिति ने मुझे मुड़ने के लिए कहा था। मैंने जोर से ब्रेक लगाए। प्रणय का ऊपरी शरीर डैशबोर्ड से जा मिला। सॉरी यार, तू ठीक है? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। उसने नाटकीय तरीके से अपने दिल पर हाथ रखा और गहरी सांस लेते हुए कहा, यहाँ हल्का दर्द हो रहा है। प्रणय को मामूली रूप से हाइपोकॉन्ड्रिया था। इसका श्रेय उसकी मां को जाता है, जो किसी तरह की नीम हकीम थी और एक होम्योपैथी क्लिनिक चलाती थी। बस तेरा दिल धड़क रहा है और कुछ नहीं। उफ, नहीं, लेकिन यह कुछ आंतरिक हो सकता है। महसूस करके देख। उसने मेरा हाथ अपने सीने पर रखा और उत्सुकता से मुझे देखा। महसूस हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे गांठ हो। ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। सड़क इतनी संकरी थी कि यू टर्न लेना मुश्किल था, इसलिए मैंने वाहन को उस बोर्ड के बगल वाली एक छोटी सड़क पर उल्टा कर लिया। जल्द ही हम एक गेट पर पहुंच गए, जिसके चारों ओर कम से कम 20 फीट ऊंची दीवार थी। ड्राइववे हमें लॉन और फूलों की क्यारियों के बीच से ले गया। जल्द ही मैं एक विशाल घर के सामने पहुंच गया, जो 200 लोगों का परिवार आराम से रख सकता था। मैंने अपनी कार को एक लाल पोर्श के पीछे खड़ा कर दिया। मैंने हॉर्न बजाया ताकि शोक संतप्त परिवार को मेरे आने का संकेत मिल सके। सामने का दरवाजा खुला। अदिति बाहर निकली। मैं कार से उतरा और घर की ओर चलने लगा। हर कदम भारी लग रहा था और मेरी दिल की धड़कन 3 गुना बढ़ गई थी। वह अलग दिख रही थी। उसने अपने बाल बढ़ा लिए थे और उसका शरीर उस तरह से भर गया था कि उसकी महिला सुलभ मूरत और उभर आई थी। उसके स्तन भरे हुए थे और कूल्हे गोल। आंखें वही थीं, काले गड्ढे जो मुझे अपनी ओर खींच रहे थे। उसने अपने खास अंदाज में मुझे सिर हिलाया। कोई उत्साही लहर नहीं, कोई औपचारिक आलिंगन नहीं। कॉलेज में उसे आइस क्वीन कहा जाता था। बाकियों को वह ठंडी और भावनाहीन लगती थी, लेकिन मैंने उस शांत सतह के नीचे छिपी हुई आग देखी थी। वह पीले रंग की हल्की नाइटी पहने थी, जो उसकी लंबी और मूर्ति जैसी काया से चिपकी हुई थी, जैसे दूसरी त्वचा हो, और उसके गोल स्तनों की एक झलक दिखा रही थी। मेरे पीछे से प्रणय ने जोर से सांस ली। मैंने भी सिर हिलाया, क्योंकि मेरी आवाज पर मुझे भरोसा नहीं था। मैंने देखा कि वह रोई हुई थी। पिछली बार मैंने उसे रोते हुए तब देखा था जब उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा था, ठीक उससे पहले जब हम प्रेमी बने थे। या यूं कहूं, उससे पहले जब उसने मुझे अपना प्रेमी बनने का फैसला किया था। मैं खुद पर गुस्सा महसूस कर रहा था कि इस बीती यादों के चक्रव्यूह में फिर से फंस गया। उसने तुझे छोड़ दिया, मूर्ख। उसके गुलाबी होठों पर हल्की सी मुस्कान थी जब वह मेरी ओर आई। मैंने गहरी सांस ली और सामान्य से लहजे में कहा, हाय। क्या हुआ, बताओ। उसने मुझे घर के अंदर आने का इशारा किया। हॉल की भव्यता ने मुझे अपने पहनावे के प्रति असहज महसूस कराया। सजावट स्पष्ट रूप से किसी जानकार शख्स का काम थी, जिसने एक दिखावटी लेकिन सुरुचिपूर्ण प्रभाव पैदा किया था। मैंने अपने सामने के दृश्य का अवलोकन किया। माहौल स्पष्ट रूप से शोक का था। विभिन्न लोग अलग अलग स्तर के दुख में रो रहे थे। मैं सुखद आश्चर्यचकित हुआ कि सब लोग शांति से रो रहे थे। कोई भी इतना जोर से नहीं रो रहा था कि दुख उन्माद बन जाए। अगर मुझे पता न होता कि इस घर में हत्या हुई है, तो मैं सोचता कि यह एक घरेलू झगड़ा है। नियंत्रित दुख में एक तरह की अनिवार्यता थी, जैसे कि यह मृत्यु बुजुर्गावस्था या लंबे समय से चली आ रही घातक बीमारी से आई हो। वह दुख नहीं था जो किसी ऐसे परिवार में हो सकता है जो अभी भी एक सदस्य की हत्या से उबरने की कोशिश कर रहा हो।
दीवान पर बैठे हुए चुपचाप रो रहे थे मृतक के पिता पारस कपूर। अपने दुहक में भी वह शाही लग रहे थे। सुनील अपने पिता के बगल में बैठा था, उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। मुझे देखकर उसकी हैरानी साफ झलक रही थी। विशाल, उसने स्तब्ध होकर पूछा। अदिति जल्दी से उसके पास गई और धीरे से समझाया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अगर वह परेशान था तो उसने दिखाया नहीं। मुझे लगा कि अदिति ने घबराहट में मुझे बुलाया था और उसने अपने पति से पूछने की भी परवाह नहीं की थी। यह जानकर मुझे एक अजीब तरह की संतुष्टि हुई कि जब वह परेशान होती है तो सबसे पहले मैं ही उसके दिमाग में आता हूँ। पुरुष कितने भावुक होते हैं। मैंने कमरे में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति पर सरसरी नजर डाली। वहां 8 लोग थे, जिनमें अदिति भी शामिल थी। 7 लोग परिवार या दोस्त थे और 8वां व्यक्ति एक कोने में खड़ा था, जो स्पष्ट रूप से नौकर या देखभाल करता था, उसके हाव भाव और कपड़ों से। और जाहिर है घर में कहीं एक लाश भी थी। तो कुल मिलाकर वे 9 थे। मुझे कमरे के बीच में खड़े होने में असहजता महसूस हो रही थी। मैंने अदिति की ओर देखा और इशारा किया कि मुझे और प्रणय को एक कोने में उससे बात करनी है। मैंने उससे कहा कि मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हुआ था। उसने मुझे सारी जानकारी दी। कपूर परिवार पिछली रात फार्म हाउस गया था, पारस कपूर के 60वें जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए। बूढ़े आदमी ने सप्ताहांत में एक शांत पारिवारिक समारोह की इच्छा जताई थी। पिछली रात उन्होंने 9 बजे पार्टी शुरू की थी और रात 2 बजे तक पीने और खेलकूद में मस्ती करते रहे थे। रात के 2 बजे सभी सोने चले गए थे। अनिल, जो कि पीड़ित था, को बाहर सोने की आदत थी, झूले में, जो इमारत के पीछे लॉन में लगा था। उसने अपनी आदत के मुताबिक खुले में ही सोने का फैसला किया और वही आखिरी बार था जब उसे जीवित देखा गया था। सभी को पता था कि अगली सुबह हैंगओवर के चलते देर से उठेंगे, इसलिए कपूर परिवार ने राम को, जो फार्म हाउस का मिड-40s का एक केयरटेकर था, देर से आने का आदेश दिया था। दुर्भाग्यवश राम ने ही सुबह 10:30 बजे बगीचे में पानी देते समय शव को खोजा था। मैंने प्रणय की तरफ देखा और उसे अपनी माइक्रोस्कोपिक और अपरिचित लिखावट में नोट्स बनाते देखकर खुशी हुई। वैसे ये नोट्स मेरे लिए उतने ही उपयोगी थे जितनी कि एक फ्रेंच कविता की किताब, लेकिन कम से कम हमें पेशेवर दिखने का मौका मिल रहा था। मैंने अदिति से कहा कि वह मुझे कमरे में मौजूद सभी लोगों से परिचित कराए। उसने यह किया। मैंने पहले ही पारस और सुनील को पहचान लिया था, जो कि मृतक के पिता और छोटे भाई थे। एक युवा व्यक्ति जिसके चेहरे की विशेषताएं इतनी मिलती जुलती थीं कि केवल समान जीन ही इसका कारण हो सकते थे, एक अद्वितीय सुंदरता को सांत्वना दे रहा था। वह सबसे छोटा बेटा विमल था और वह दुखी महिला उसकी पत्नी रीना थी। एक और आकर्षक सांवली महिला एक बुजुर्ग व्यक्ति की बाहों में बुरी तरह रो रही थी। वह मृतक की पत्नी शालिनी थी और जिसे वह पकड़कर रो रही थी वह उसके पिता मयंक त्रिपाठी थे। मैंने मयंक की आंखों में एक अजीब खालीपन देखा जो मुझे हैरान कर गया। वह स्पष्ट रूप से असहज महसूस कर रहे थे। शालिनी उस बूढ़े व्यक्ति को कसकर पकड़कर रो रही थी, बिना उसकी असहजता का ख्याल किए। अदिति ने शायद मेरे मन को पढ़ लिया था, क्योंकि वह पास आई और धीरे से फुसफुसाई, मयंक अंकल को उनके दूसरे दिल के दौरे के बाद से भूलने की बीमारी है। डॉक्टरों का मानना है कि यह अल्जाइमर की शुरुआत हो सकती है। आप उनकी हरकतें अजीब लग सकती हैं। मैंने परिवार के पेड़ को अपने दिमाग में बिठा लिया। तभी बाहर इंजन की आवाज आई, जो पुलिस के आने की सूचना दे रही थी। मैं प्रणय के साथ बाहर गया और सीनियर पुलिस अधिकारी को अदिति से जो कुछ मैंने सीखा था वह सब बताया, ताकि उसे शुरुआत में मदद मिले।
यह एक व्यर्थ प्रयास साबित हुआ। पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरी पहचान जानकर मजाक में सिर हिलाया। उसने अपने दो साथियों की तरफ देखा और जानबूझकर प्राइवेट डिटेक्टिव दोहराया, जैसे यह कोई प्यारा सा शब्द हो, जैसे सांता क्लॉस। दोनों साथियों ने जमकर हंसी ठिठोली की, जैसा कि अपेक्षित था। इंस्पेक्टर ने अपने कंधे के ऊपर से देखा, क्या वह सफेद होंडा सिटी तुम्हारी कार है? हाँ, मैंने जवाब दिया। मुझे तुम्हें तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने के लिए गिरफ्तार कर लेना चाहिए। तुमने हमें लगभग मार ही दिया था। यह सही नहीं था। उन पर कोई खतरा नहीं था, क्योंकि मैंने उनकी गाड़ी को उस तरफ से ओवरटेक किया था जो घाटी की ओर था। मैंने व्यंग्यात्मक रूप से माफी मांगी, आपातकाल सर। मैटिनी के लिए देर हो रही थी। मेरे अनुभव से मैंने एक बात सीखी थी कि पुलिस को किसी भी तरह से एक प्राइवेट डिटेक्टिव पसंद नहीं आता, इसलिए बेहतर है कि आप शुरू से ही थोड़ा रुख दिखाओ। इससे वे भ्रमित हो जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर सबसे पुरानी धमकाने वाली रणनीति का अभ्यास कर रहा था, जिसमें लोगों को प्रभावित करने के लिए उनकी आंखों में गहराई से घूरना और अपनी मूंछों पर हाथ फेरना शामिल था। वह मुझे अनंत काल तक घूरता रहा, और जब मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो उसने अदिति की ओर रुख किया और सुनील के बारे में पूछा। उसकी आंखें अदिति के हिलते कूल्हों पर जा अटकीं, जब वह हमें सुनील की तरफ ले गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने पारस कपूर को औपचारिक शोक संवेदना व्यक्त की। वह अत्यधिक विनम्रता दिखा रहा था, जैसे कोई वेटर टिप कमाने की कोशिश कर रहा हो, न कि एक पुलिस अधिकारी। मैं उसे दोष नहीं देता। पारस कपूर एक प्रसिद्ध रियल एस्टेट डेवलपर थे और उन्हें शायद पुलिस आयुक्त और मुख्यमंत्री से सहानुभूति भरा कॉल मिल जाता। वे यह पूछते कि क्या अधिकारी अपना काम सही से कर रहा है, न भूले मीडिया कवरेज जो इस मामले को आकर्षित करेगा। पुलिस के आने के 10 मिनट हो चुके थे और इंस्पेक्टर अब भी शोक व्यक्त कर रहा था। मैंने उसकी शर्ट पर लिखे नाम की प्लेट को देखा और अधीरता से कहा, इंस्पेक्टर बाबू, मुझे लगता है कि हमें लाश की जांच करनी चाहिए। ओह, करना चाहिए? अब तुम हमें बताओगे कि क्या करना है? उसने तिरस्कारपूर्ण ढंग से उत्तर दिया। मुझे फिर से आरोप लगाने वाली नजरों से घूरा गया। मुझे पुराने किसी अपराध को कबूल करने का मन कर रहा था, शायद तब जब मैं 4 साल का था और जानबूझकर पूल में पेशाब कर दिया था, जब कोई देख नहीं रहा था। इंस्पेक्टर बाबू ने फिर से शव पर ध्यान दिया और सुनील के साथ उस आत्मविश्वास भरी चाल के साथ चले जैसे कि उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। केवल शालिनी और रीना, जो स्पष्ट रूप से अभी भी सदमे में थीं, घर में पीछे रह गईं। क्या उसने शव की जांच की थी? जब हम आए थे, बाबू ने सुनील से मेरी ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं, उसने नहीं की। अच्छा, हम नहीं चाहते कि शौकिया लोग हमारा शो खराब करें, उसने मुझ पर व्यंग्यात्मक मुस्कान फेंकी। सुनील हमें हॉल के रास्ते से होते हुए रसोई में ले गया। रसोई में स्लाइडिंग कांच के दरवाजे थे, जो एक घास से ढके हुए हरे भरे लॉन में खुलते थे, जो देखने में किसी गोल्फ कोर्स की घास जैसा लग रहा था। बगीचे दक्षिण की ओर फैले हुए थे, जिनके बीच एक कृत्रिम समुद्र तट था और उसके आगे एक नीला स्विमिंग पूल, जो 20 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल को छू रहा था, जो इस संपत्ति की परिधि के चारों ओर फैली हुई थी और जिसे किसी भी व्यावहारिक दृष्टिकोण से पार करना असंभव था। बीच के दाईं ओर 2 पेड़ों के बीच लटकते हुए लाइट्स थी, जो बीच और पूरे बगीचे को रोशन करने के लिए लगाई गई थीं। बीच, जो बगीचे और पूल के बीच स्थित था, का आकार लगभग 30 बाय 40 फुट था। बीच के ठीक बीच में 4 देवदार के पेड़ थे, जिन पर एक झूला लटका हुआ था। अनिल का शरीर उसी झूले पर पड़ा हुआ था। वह पेट के बल लेटा हुआ था। उसके पतलून की पिछली जेब से एक बटुए का आकार झांक रहा था।
मैंने झुककर देखा तो काले रंग के चाकू का हैंडल नजर आया जो उसके दिल में घोंपा गया था। झूले के नीचे रेत ने ज्यादातर खून को सोख लिया था, जैसा कि वहां बने गहरे धब्बे से प्रतीत हो रहा था। मैंने झूले तक पहुंचने के अलग अलग रास्तों को देखा। चूंकि पुल एक तरफ से झूले तक पहुंचने का रास्ता अवरुद्ध कर रहा था, इसलिए बीच तक पहुंचने के 2 ही रास्ते थे। या तो कोई व्यक्ति बंगले के रसोई घर से होकर बीच तक आ सकता था, या फिर पुल के लंबवत दिशा से जो संपत्ति के पिछले हिस्से की ओर जाता था। क्या दूसरी तरफ कोई रास्ता या गेट था? मैंने इसे जांचने के लिए मन में नोट किया। मैं कुछ मिनटों तक सोच में डूबा रहा, झूले तक पहुंचने के विभिन्न रास्तों का अध्ययन कर रहा था। जब मैंने मुड़कर देखा तो यह देखकर निराशा हुई कि बाबू 2 जूनियर इंस्पेक्टरों की मदद से लाश को उठा रहा था। कपूर परिवार के सभी सदस्य आकर्षक और मजबूत कदकाठी के थे और प्रत्येक भाई कम से कम 6 फीट लंबा था, अगर उससे अधिक नहीं। 3 लोगों के होने के बावजूद वे संघर्ष कर रहे थे। मुझे गुस्सा आ गया। इंस्पेक्टर, क्या आपको नहीं लगता कि जांच शुरू करने से पहले रिकॉर्ड के लिए कुछ तस्वीरें लेना बेहतर होगा? वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया और विनम्रता से जवाब दिया, मैं हथियार देखने की कोशिश कर रहा था। मैं शव की ओर बढ़ा और झूले के नीचे लेट गया, अभी भी अविश्वास में इंस्पेक्टर को घूरते हुए। हत्यारे ने चाकू का निशाना अनिल के दिल पर साधा था और बिल्कुल सही जगह वार किया था। अनिल को एक बार ही चाकू मारा गया था। मैंने कुछ और मिनटों तक शव का निरीक्षण किया। शव में जकड़न आ चुकी थी, जिससे चेहरा कठोर हो गया था। उसकी कलाई पर एक रोलेक्स घड़ी थी जो 3:30 बजे पर रुकी हुई थी। मृतक की गर्दन में एक सोने की चेन थी। इंस्पेक्टर बाबू मेरे पास आकर झूले के नीचे लेट गए और इस तरह से घाव की जांच करने लगे जैसे किसी कुशल सर्जन को भी हीनता का बोध हो जाए। सुनील ने कहा, इंस्पेक्टर, एक और बात है। राम ने पाया कि पिछला दरवाजा का ताला टूटा हुआ था। मुझे लगता है कि गांव का कोई व्यक्ति हत्या करके भाग गया है। राम, ताला लेकर आओ। सुनील ने पुल के लंबवत दिशा में इशारा किया। इसने संपत्ति के पीछे के हिस्से से आने वाले रास्ते को लेकर मेरी शंका की पुष्टि कर दी। मैं खड़ा हो गया और देखा कि बाबू पेट के चलते उठने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैंने मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उन्होंने उसे अनदेखा किया और जूनियर पुलिसकर्मियों को इशारा किया कि वे उनकी मदद करें। राम जल्द ही सबूत के ताजे टुकड़े के साथ वापस आया और बाबू को ताला सौंप दिया। बाबू ताले को हर कोण से देखकर मुआयना कर रहे थे, जबकि मैं धैर्यपूर्वक खड़ा था। मैंने राम से अनुरोध किया कि वह मुझे पिछले गेट तक ले चले। मुख्य गेट बंद था और बंगले के चारों ओर 20 फुट की दीवार थी, इसलिए बाहरी व्यक्ति के लिए प्रवेश का यही एकमात्र अन्य मार्ग था। मैंने सभी से बीच से बाहर निकलने का अनुरोध किया। पारस ने हैरान होकर पूछा कि क्यों? मैं आपको अभी बताता हूँ, मैंने कहा। पिछला गेट खुला हुआ था, इसका मतलब था कि घुसपैठिए ने बाहर से ताला तोड़ा, अंदर आया, अनिल की हत्या की और फिर फरार हो गया। मैं गेट के पास गया और टूटा हुआ ताला लटकाने की कोशिश की। मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा था। जब मैं बगीचे में लौटा तो इंस्पेक्टर बाबू फोन पर बात कर रहे थे। हाँ, तुरंत वैन भेजो, हमें शव को कपूर साहब के शहर वाले घर ले जाना है। 10 या उससे ज्यादा आदमी भी भेजो। हाँ, हमें पता है कि किसने किया। गांव का कोई आदमी है। सभी को बगीचे में बुला लिया गया था और बाबू एक परेशान पारस को दिलासा दे रहे थे। चिंता मत करो साहब, जैसे ही बैकअप आएगा मैं राम के साथ गांव जाऊंगा और उन गुंडों को पकड़ लाऊंगा। तीसरी डिग्री देंगे और वे अपने इस जीवन के साथ साथ पिछले जन्म के भी अपराध कबूल कर लेंगे।
मैं थोड़ी दूरी पर खड़ा था। मैं परिवार से दूर रहना चाहता था ताकि उनका अवलोकन कर सकूं, क्योंकि हत्यारे के सामने मेरे चेहरे पर छिपी हुई चौंकाने वाली भावनाएं सामने आ गई थीं, जिसे मैंने कुछ नए तथ्यों का पता लगाने के बाद अब तक छुपाए रखा था। इससे आगे की कहानी अगले भाग में है। और मजेदार कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।